उठने के लिए आपने अपने पलकों को खोला। 3, 2, 1। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम है आशु घई और हम लोगों ने साइंस एंड फन पे एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे हम लोग 9th क्लास के सारे वन शॉट्स लेके आने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट्स। यानी आपके सामने इसी स्टूडियो में, इसी सेटअप पे कुछ कुछ बाहर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट आपके लेके आए हैं, जिसमें हमारा आज का अगला चैप्टर आ रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सबसे ज्यादा डिमांडेड चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर और मोशन के वन शॉट्स को यहां पे एक्सपेरिमेंट के साथ अपलोड कर दिया है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। आप सिर्फ पढ़ो नहीं, समझो भी। और इसी सीरीज का अगला चैप्टर हमारे पास है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बेहतरीन चैप्टर। इसके ऊपर अगर हम चाहें, अगर ये वन शॉट लेट अस सपोज 1.5-2 घंटे का होता है, तो 4 घंटे के हम एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज कर सकते हैं, बिकॉज हम अपने रोजमर्रा के जीवन में फोर्स और लॉज ऑफ मोशन को बिना जाने, बिना पहचाने हजारों बार अप्लाई करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप अपने आसपास फील कर पाओगे हर एक पल पे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। मुझे लगता है फोर्स शब्द हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भैया पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करते हो या पुल करते हो, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। अब अगर मैं जरा समझूं इस बात को, तो क्या हम अपने डेली लाइफ में फोर्स कितनी बार लगाते देखा जाए तो आप इसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इमेजिन करते हैं कि आप सुबह सुबह उठे, तो आपने अपनी पल के, ऑब्वियस सी बात है उससे पहले भी, लेकिन लेट अस सपोज सुबह उठे, तो उससे उठने के लिए आपने अपने पलकों को खोला तो फोर्स अप्लाई की। आप बैठे तो आपने अपने एब्डोमिनल मसल से फोर्स अप्लाई की, क्या पता हाथ से भी की हो। आप अच्छा, आपने कंबल वंबल भी हटाया होगा, ओ सॉरी, सबसे पहले तो आपने फोन चेक किया होगा, उसके लिए भी आपने फोर्स लगाई होगी। फिर आप उठे होगे, बाथरूम की तरफ चल के गए होगे, चलने के लिए भी आपने फोर्स अप्लाई की होगी। बाथरूम का गेट खोला होगा, उसमें आपने फोर्स अप्लाई की होगी। बाथरूम में जाने के बाद आपने टूथपेस्ट का ढक्कन खोला होगा, यहां लगाया होगा, मुंह धोया होगा। और बाथरूम में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फोर्सेस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहाने धोने साबुन लगाने की बात कर रहा हूं, गंदा मत सोचो। द पॉइंट इज, आपने बाथरूम में बहुत सारे प्रकार के फोर्स लगाए, यानी शुरू के सुबह के 10 मिनट के अंदर आप 100, 200, 300 बार फोर्स लगा देते हो। तो पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलना या फिर खींचना, पुश हो गया धकेलना, पुल हो गया खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो, दिस इज नोन एज फोर्स। अब ध्यान रखिएगा, फोर्स कभी भी पुश और पुल का रिजल्ट नहीं देखती, यानी उसको पुश करने से या पुल करने से क्या होगा, फोर्स को इस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता। बस अगर आप किसी को धकेल रहे हो या खींच रहे हो, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल लिखे हुए हैं। टू ओपन अ डोर, या तो आप डोर को ओपन करने के लिए पुश करते हो या पुल करते हो, सामने लिखा होता है। और ड्रॉर को खोलना हो, फुटबॉल को किक करना हो, क्रिकेट खेलना हो, मैं ही बोल रहा हूं उसके लिए फोर्स लगा रहा हूं, लिखने के लिए फोर्स लगा रहा हूं, चलने के लिए फोर्स लगा रहा हूं। आपने ये यूट्यूब वीडियो प्ले करने के लिए मोबाइल फोन पे उंगली से फोर्स लगाई होगी। द पॉइंट इज, फोर्स तो हम अपने जीवन में बहुत जगह लगाते हैं। अब जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकती है, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकती है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे यहां पे। अब फोर्स जो है वो मल्टीपल चीजें कर सकती है। सबसे पहला, क्या फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी का मतलब मोशन में हमने पढ़ा था, जो हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, क्या फोर्स लगा के हम उसको मोशन में लेके आ सकते हैं? हाँ। फुटबॉल को किक मारना, साइकिल पे पैडल से फोर्स अप्लाई करना, या फिर नॉर्मली चलना, उसके लिए भी आपको फोर्स लगानी है। दरवाजा खोल रहे हो तो रेस्ट पे दरवाजा था, मोशन में लेके आ रहे हो, तो किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लेके आना है तो फोर्स ये काम आपके लिए कर सकती है। उल्टा भी कर सकती है, फोर्स एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। फोर्स एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। ये कैसे कर सकती है फोर्स? अरे, फुटबॉल आ रही है, गोलकीपर ने पकड़ लिया, साइकिल पे आपने ब्रेक मार दी,
आपके दोस्त ने आपकी तरफ पेन फेंका, आपने उसे ऐसे करके कैच कर लिया, तो फोर्स अप्लाई करके आप रुके हुए ऑब्जेक्ट को अगर चला सकते हो तो आप चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हो। एग्जांपल लिखे हुए हैं। अगला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो मोशन हो रहा है, अब उसकी आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इसका क्रिकेट है। अगर आप नोटिस करो तो क्रिकेट क्या है, बॉल की डायरेक्शन चेंज करने का ही तो गेम है। बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन बैट से उसकी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। साइकिल चलाते हुए आप हैंडल पे फोर्स लगाते हो ताकि साइकिल की मोशन, स्टीयरिंग गाड़ी का घुमाते हो, तो फोर्स लगाने से हम रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। ठीक है ना, बाइसिकल के बारे में अब बात हो रही है। इसके बाद, क्या फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है बिना डायरेक्शन चेंज किए? ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं कर सकता। आप जा रहे हो, देख रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आपने देखा कि भैया आगे जाके तो एक कोई डॉग आ रहा है, तो आपने ब्रेक मारना शुरू कर दिया धीरे धीरे ताकि वो निकल जाए। आपने रोका नहीं अपने आप को, लेकिन स्पीड को चेंज कर लिया। या फिर आपने देखा साइकिल चला रहे हो, आपको देखा कि आपके आगे कोई साइकिल पे और जा रहा है। अबे दोस्त की बात कर रहा हूं, तुम कहां भावनाओं में बह जाते हो। तो आपने साइकिल और तेज कर लिया आपने, ताकि आप उसके बराबर चले जाओ, हाय हेलो करने के लिए, हाई फाइव देने के लिए, सॉरी। द पॉइंट इज कि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फोर्स लगा के शेप और कहीं हद तक साइज को भी चेंज कर सकते हो। ये जो फ्रंट हमारा है, इसमें ये अंकल जी या आंटी जी जो भी है, अंकल ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अंकल जी के यहाँ पे बहुत बाल है तो अंकल जी लग रहे हैं, और ये भी अंकल जी का ही हाथ लग रहा है, जो भी अंकल है आंटी जो भी है, लेकिन ये फोर्स लगा के इस रबर बैंड के शेप को और साइज को चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स की मदद से हम किसी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या फोर्स 5 काम कर सकती है? यस। क्या क्या? रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, स्पीड चेंज कर सकती है, एंड शेप और साइज चेंज कर सकती है। अब ध्यान रखना, ये जो हमने पीछे पॉइंट पढ़े, ये जो पॉइंट 1 पढ़ा, पॉइंट 2 पढ़ा, पॉइंट 3 पढ़ा एंड पॉइंट 4 पढ़ा, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहलाए जाते हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, फिजिक्स में स्टेट का मतलब अलग रहता है, केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब जब भी हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन फिजिक्स में स्टेट का मतलब है वो किस हालात में है। ध्यान रखना, फिजिक्स में स्टेट का मतलब होता है कि वो चीज किस हालात में है, रुकी हुई है, चल रही है, क्या स्पीड है, क्या डायरेक्शन है। तो जो पहले 4 पॉइंट है, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना, स्पीड चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना, इन सब को मिला के हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या स्टेट चेंज करना भी कह सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ क्या ऐसा कह सकता हूं? अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स ये 5 काम कर सकते हैं, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं 5, लेकिन अगर मुझे शॉर्ट में बोलना हो, क्योंकि मैंने पहले 4 को स्टेट बोल दिया है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं कि फोर्स कैन चेंज स्टेट, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए क्या? हम लोगों ने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पहले 4 पॉइंट्स हैं उनको स्टेट कह दिया। तो स्टेट चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो और साइज। तो अगर किसी किताब में ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना स्टेट का मतलब यहां पे वो क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आती है? डन है। चलो भाई, अब यहां पे हमारे पास 2 प्रकार की फोर्स आती हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सपेरिमेंट्स पे, फर्स्ट लॉ के बाद एक्चुअली। अब देखो, हम लोगों ने बचपन में अगेन पढ़ा हुआ है कि फोर्सेस 2 प्रकार की होती हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। सबको याद है फोर्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आपने बैलेंस और अनबैलेंस शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, लेकिन आप यह मत समझना कि फोर्स सिर्फ यही 2 प्रकार की होती है। जैसे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ, क्या आपने वर्ड सुना हुआ है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? पक्का सुना होगा, पक्का सुना? यस और नो? कमेंट सेक्शन दादा बोल दो यस सुना है, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि मैं किस थॉट प्रोसेस पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने पढ़ा होगा। ऐसी फोर्सेस जिसमें बॉडी में आपस में कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे मस्कुलर फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स, इनमें कांटेक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन वहीं पे आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कांटेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके और धरती के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी धरती इसे खींच रही है। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट है वो अलग है, आगे जाके पढ़ोगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वो बहुत अलग आएंगे। लेकिन यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट्स, इसके बारे में हम सेकंड लॉ पे बात करेंगे अभी। लेकिन फोर्स हम सब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। अब इमेजिन करो कि आपके पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कितने भी मास का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे यहां से लेट अस सपोज 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, और अगर मैं लेट अस सपोज इधर से ही 15 न्यूटन की और फोर्स अप्लाई कर दूं, तो आप सबको पता है कि 15 और 15 ऐड हो जाएगा और नेट 30 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे ये जो 15 न्यूटन की फोर्स है ये ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाऊं, अगर मैं ये 15 न्यूटन की फोर्स इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाऊं, तो क्या ये फोर्स माइनस होंगी? हाँ, ये हमने मोशन में वेक्टर्स के दौरान पढ़ा था कि जब फोर्स ऑपोजिट होती है तो माइनस हो जाती है। आप मुझे बताओ ना, चलो एक ऑब्जेक्ट पे मैं यहां से लगा रहा हूं 50 न्यूटन, यहां से लगा रहा हूं 50 न्यूटन, तो टोटल फोर्स क्या होगी? वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टोटल फोर्स क्या होगी? जीरो हो जाएगी। टोटल फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी 15 माइनस 15 विच इज 0 न्यूटन। ये ऑन नहीं है, 0 न्यूटन है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अभी हम बात करेंगे। चलो अभी हम 0 लिख देते हैं यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही थी 15-15 के, लेकिन जो टोटल नेट आया वो 0 आ गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो लेकिन उन सबका टोटल, उन सबका नेट जो आए, रिजल्टेंट जो आए, टोटल जो आए, वो अगर 0 हो जाए, उन्हें बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, रिजल्टेंट का मतलब टोटल फोर्स है, ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं और उनका रिजल्टेंट जो है अगर वो 0 है, इज 0 then if the resultant of applied forces is equal to 0, it is called balanced forces। उन फोर्सेस को हम लोग क्या नाम देंगे? बैलेंस्ड फोर्स। यानी नेट फोर्स 0 हो जाए। अगर यहां से मैं 15 न्यूटन के बजाय 115 न्यूटन लगाता तो ये 15 होता, ये 115 होता, ये कैंसिल तो होते, लेकिन यहां से 100 न्यूटन बच जाता, समझ गए? तो फिर ये बैलेंस्ड फोर्स ना होता। तो बैलेंस्ड फोर्स कब है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्सेस लगाओ और उसका नेट रिजल्टेंट 0 हो जाए। यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप जरा समझो ध्यान से। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लगाता हूं, बैलेंस्ड फोर्स, तो क्या मैं उसको रेस्ट से मोशन में लेके आ सकता हूं? नहीं। अगर मुझे एक फुटबॉल को जो कि रेस्ट पे है मोशन में लेके आना है, अब मैं यहां से 50 न्यूटन लगा दूं, यहां से आप लगा दो, तो वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये 5 में से 4 चीजें करनी है, यानी मुझे अगर किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, उसकी स्पीड चेंज करनी है, तो ऐसा करने के लिए मैं बैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा सकता। ध्यान रखना, बैलेंस फोर्सेस कभी भी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। नोट, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बैलेंस फोर्स से मैं शेप और साइज तो चेंज कर सकता हूं। रबर बैंड से इधर लगाओ 5 न्यूटन, इधर लगाओ 5 न्यूटन, तो रबर बैंड का शेप और साइज तो चेंज होगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। उसका सेंटर अभी भी वही रहेगा जहां पहले था। वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में नहीं आया, उसने अपनी डायरेक्शन या स्पीड को चेंज नहीं किया है। तो पहले 4 फैक्टर उसने चेंज नहीं किए, उसने सिर्फ और सिर्फ चेंज किया अपना शेप और साइज। तो बैलेंस्ड फोर्स लगा के हम किसी का शेप और साइज तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज शेप,
सॉरी, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग बैलेंस्ड फोर्स। हम बैलेंस्ड फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज, स्टेट का मतलब पहले 4 पॉइंट है, हम बैलेंस फोर्स लगा किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकते, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकते, किसी की शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकते। यह बात ध्यान रहेगी, यह बैलेंस्ड फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? ऐसी फोर्स जिसका नेट रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है, नहीं होगा। जैसे यहां पे हमारे पास, अच्छा अब अनबैलेंस के दो मतलब बनेंगे भैया। लेट्स से मैंने यहां पे इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो मैंने एक तरफ से लगाई, तो ये भी अनबैलेंस्ड है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट और लिया और मैंने इस पे यहां से लगा दी मान लो 20 न्यूटन और यहां से लगा दी मान लो मैंने 12 न्यूटन, तो इस पे भी जो नेट फोर्स है वो 20 माइनस 12 जो कि 0 नहीं है, यानी कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू 8 9 10 जो भी है नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये दोनों ही फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स 0 ना हो उसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। और ध्यान रखना, अनबैलेंस फोर्स ऑब्वियस सी बात है, स्टेट तो चेंज कर ही सकती है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, डायरेक्शन स्पीड ये तो कर ही सकती है, ये तो काम ही है उसका। लेकिन अनबैलेंस फोर्स चाहे तो आपको पता होना चाहिए शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। सर अनबैलेंस फोर्स शेप और साइज को कैसे चेंज करती है? अरे यार समझो, मान लो एक गत्ते का डब्बा है इधर, मान लो आपके और मेरे बीच में गत्ते का डब्बा पड़ा हुआ है। अब आप लगा रहे हो मान लो 50 न्यूटन, लेकिन मैं लगा रहा हूं 100, तो गत्ते का डब्बा पिचकेगा तो सही ना, कॉमन सेंस। लेकिन क्योंकि मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो वो पिचकने के साथ साथ मेरी तरफ से आगे भी जाएगा। इमेजिन करो कि यहां पे एक ई रिक्शा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, इधर से एक ट्रक आता है, इधर से एक गाड़ी आती है, दोनों टकराते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ट्रक ज्यादा फोर्स लगाएगा, बट क्या रिक्शा जो है पिचकेगा? इधर से गाड़ी आ रही है जो 50 न्यूटन लगा रही है, इधर से ट्रक आ रहा है जो 100 लगा रहा है, तो रिक्शा तो पिचकेगा ना। लेकिन क्या ट्रक रिक्शा और गाड़ी दोनों को इधर भी मूव करवा देगा? तो आप गलत फहमी में मत जाना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बैलेंस्ड फोर्स अगर शेप और साइज को चेंज करती है तो अनबैलेंस फोर्स नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अनबैलेंस फोर्स सब कर सकती है। ये एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, ये स्पीड को चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, शेप और आसान भाषा में कहूं तो ये सब कर सकती है। यानी अगर मैं नोट का पॉइंट यहां पे बना दूं तो अनबैलेंस्ड फोर्स can change state, shape and size of object। अनबैलेंस फोर्स सब कुछ कर सकती है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है जी। अनबैलेंस फोर्स सब कुछ कर सकती है, लेकिन बैलेंस फोर्स सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज को चेंज कर सकती है, स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। चलिए डन। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन जी के बारे में सब जानते हैं, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर में ज्यादातर सवाल यहीं से आएंगे। नॉलेज के लिए बता दूं, इस चैप्टर में एक टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पूरे में एक टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अच्छा मोमेंटम दो प्रकार के होते हैं, मोमेंटम क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी, बट इस चैप्टर में एक टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो टॉपिक हमारी एनसीईआरटी से डिलीट हो गया, तो ऑब्वियस बात है वो सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड के बच्चे हो या आप ये वीडियो देख रहे हो फॉर नॉलेज, लेकिन आप 9th से बड़े हो, कभी कभार ऐसे बच्चे भी वीडियो देखते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं यहाँ नहीं कराऊंगा बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस है। बट क्योंकि हम ये वन शॉट डाल रहे हैं 2024-25 के लिए, तो गलत फहमी ना हो किसी बच्चे को। लेकिन अगर आपके स्कूल में, क्योंकि 9th क्लास है तो मैं ऐसे ठोक बजा के नहीं बोल सकता, अगर आप 10th और 12th के बच्चे होते हैं मैं बोलता बेटा नहीं आएगा बोर्ड में, बट 9th में मैं खुद ऑफलाइन और पेड बैच में ये टॉपिक करा चुका हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ बच्चों के आ भी सकता है। तो अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखना है तो आप यहाँ पे जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका वन शॉट, आप क्या करना, यूट्यूब पे सर्च करना लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास आशु सर, और आप आगे जाके देखना एक हेडिंग मिलेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहां से आप सीख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आपको उसके लिए पहले पूरा चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर का लास्ट हिस्सा है।
पर मैंने आपको पहले ही बता दिया नॉलेज के लिए। अब इस चैप्टर में जो पढ़ाई बचती है वो है न्यूटन जी के 3 लॉज, और तीनों लॉ ही हैं अब वन शॉट में। देखो अभी हमें लगभग 20-22 मिनट हुए, तो अब अगर ये वन शॉट मान लो 1.5-2 घंटे का जाता है, तो जो बचा हुआ सारा हिस्सा है वो 3 लॉज के ऊपर है, न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। और इनमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको कुल मिला के 2 या 3 फॉर्मूले मिलेंगे, तो लेकिन न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। तो मैं जैसे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर यहाँ पे मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपके लिए डाल दूंगा, आप इसको देख लोगे। 1 हफ्ते के बाद हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा मैं आपको, मोशन के और लॉज ऑफ मोशन के मिक्स, ठीक है ना। बढ़िया सा एक सेशन होगा, बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मजा आ जाएगा। एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिलेगा। चलो अब न्यूटन जी ने मोशन को समझाने के लिए 3 लॉ दिए थे, और 3 लॉ को हम क्या बोलते हैं, पहले को फर्स्ट लॉ, दूसरे को सेकेंड लॉ और तीसरे को थर्ड लॉ। चलो आओ फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ बहुत ही प्यारा है, और अभी हम इसको एक प्रॉपर्टी के रूप में भी नाम देंगे, विच इज इनर्शिया। सबसे पहले मेरे कुछ सवाल है लॉ पढ़ने से पहले। अगर मेरे हाथ पे या इस टेबल पे, अभी आपको टेबल तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन इस टेबल पे मैंने यहां पे ये स्टाइलस रखा हुआ, या आपके टेबल पे कोई ज्योमेट्री बॉक्स, पेन पड़ा होगा ना, क्या आप बिना फोर्स लगाए उस ज्योमेट्री बॉक्स को वहां से हिला सकते हो? अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैं डंडी से हिला दूंगा, मैं फूंक मार दूंगा, मैं टेबल को एक खिसका दूंगा, तो बेटा ये फोर्स अप्लाई करना ही होता है। क्या आप बिना किसी भी प्रकार की फोर्स लगाए, सर मेरा पेन जो है वो लोहे का है, मैं चुंबक से खींच लूंगा, वो भी तो फोर्स लगाना ही होगा ना। तो क्या आप बिना फोर्स लगाए अपने टेबल पे पड़े हुए ज्योमेट्री बॉक्स को हिला सकते हो? आंसर है नहीं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मान लो एक बॉल है जिसको आपने ऐसे ग्राउंड में रोल करवा दिया, फोर्स लगाई, अब वो बॉल रोल कर रही है। आप सबको पता है बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन सबने पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है। बट इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या वो बॉल, और कोई हवा की रेजिस्टेंस नहीं है, हवा भी कोई रुकावट पैदा नहीं कर रही और कोई भी उस बॉल को पकड़ने नहीं वाला, तो क्या वो बॉल जीवन भर ग्राउंड पे रोल करती रहेगी? यस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो हमेशा मोशन ही करता रहना चाहेगा, जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। अच्छा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी गहरी बात यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, तो वो सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, उसी स्पीड से मोशन करता रहेगा और सेम लाइन में चलेगा। ना तो वो अपनी स्पीड चेंज कर पाएगा, ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। हिंदी अनुवाद फिर इंग्लिश में चलेंगे। हिंदी अनुवाद दोबारा से, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, सेम स्पीड के साथ। कब तक? जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नली यानी बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाते। क्या लिखा हुआ है? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में जहां वो चल रहा था, until it is compelled to change the state, जब तक उसकी स्टेट चेंज करने के लिए आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि आप उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाते हो। जब तक आप उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं, बाहर से फोर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप एक गत्ते के डब्बे के अंदर खड़े होके, उसके फ्लोर पे खड़े होके गत्ते को, डब्बे को, या गाड़ी के अंदर बैठ के, 20 लोग भी अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए तो गाड़ी को अंदर से धक्का मार के वो नहीं हिला सकते, बाहर जाना पड़ता है ना। हम 11th क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल यानी बाहर से उसके ऊपर क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड के साथ मोशन करता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। सर अगर मैं एक पेंडुलम को ऑसिलेट करा दूं तो वो तो रुक जाता है, उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? पहली बात तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही है।
दूसरी बात, वो रुकता क्यों है? क्योंकि हवा जो है, एयर रेजिस्टेंस जो है, हवा उसको बॉल पे रगड़ती है, तो हवा भी तो एक फ्रिक्शन अप्लाई करती है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से बॉल में एनर्जी का लॉस होता है और वो धीरे धीरे रुक जाती है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। ये हुआ लॉ। अब हम लोग इस लॉ के ऊपर कुछ पहले चीजें देखेंगे, आओ कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज देखते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर, फिर आगे इसको डेली लाइफ। अच्छा, हम जो करने वाले हैं वो एप्लीकेशन नहीं है, वो यूजेस नहीं है, वो तो बस ऑब्जर्वेशन है कि देखो फर्स्ट लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ लग रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ हमारे जीवन में कहां लगता है ये भी हमें देखना है। लेकिन पहले आओ कुछ एक्टिविटीज देखते हैं पास वाले कैमरे से। मेरे पास यहाँ पे एक आलू है। अब आलू को अगर मैं चाकू के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो आलू को कहाँ जाना चाहिए? तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आलू ऊपर जाएगा। एक बार इसको देखते हैं आप। अगर आप देखो तो मैं जब आलू पे फोर्स लगा रहा हूँ तो एक्चुअली आलू नीचे जाने के बजाय आलू जो है वो ऊपर जा रहा है। एक सेकेंड, आलू नीचे जाने के बजाय आप देख सकते हैं कि आलू ऊपर आ रहा है बड़े ही मैजिकल तरीके से। अब एक्चुअली सच बोलूं तो आलू ऊपर नहीं आ रहा है, चाकू नीचे जा रहा है, क्योंकि जब मैं चाकू पे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर से तो आलू कह रहा है न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि मुझे रेस्ट पे ही रहना है, तो आलू रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, लेकिन चाकू हर बार मारने पे नीचे जाएगा। तो बेसिकली इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो इससे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। क्या देखो, मैंने अपने सर के दोनों साइड पे आलू रख दिए। अब ये आलू बैलेंस्ड है। बड़ा फनी लग रहा हूँ मैं देखने में, लेकिन अगर मैं अपने आप को घुमाऊंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं अपने आप को घुमाऊंगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आलू जो है वो रेस्ट पे थे, तो इनर्शिया, मास, अभी इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे भी, मास की वजह से या न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ की वजह से मैंने अपने आप के फोर्स लगाई। लेकिन अगर ये रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहना चाहेंगे, अगर ये रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहना चाहेंगे। मैं एक बार आपको पूरा कंप्लीट टर्न मार के दिखाता हूं। अगर मैं ध्यान से घूमूं तो ये देखो, तो न्यूटन जी के, मेरे ऑब्वियसली मेरे बाल रफ हैं, इन पे फ्रिक्शन भी लगे होगी, तो जिसकी वजह से घूम भी रहे होंगे। और अगर मैं सिर्फ आलू पे फोर्स लगाता हूं और खुद पे नहीं, एक सेकंड, अगर मैं सिर्फ आलू पे फोर्स लगाऊं खुद पे नहीं, तो ये आलू घूमेंगे, मैं नहीं घूमूंगा। तो बेसिकली ये न्यूटन जी का हमारे पास फर्स्ट लॉ है। अब आई होप आपको यहाँ पे एक पानी से भरा हुआ कंटेनर दिख रहा हो। ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास एक बॉटल है, ये मेरे पास एक अंडा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर मैं इस प्लेट पे फोर्स अप्लाई करूंगा, अगर मैं इस प्लेट पे फोर्स लगाऊंगा तो ये अंडा कहाँ जाके गिरेगा? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, आप जरा समझे। लेकिन ध्यान से नोटिस करना, मैं जो प्लेट यहाँ पे लेके आया हूँ जान के थोड़ी सी कर्व्ड लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं प्लेट पे फोर्स लगाऊंगा तो प्लेट विल अप्लाई फोर्स ऑन दी बॉटल, एंड बॉटल और प्लेट दोनों यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अंडा, इसके पास काफी मास है, इनर्शिया है, पढ़ेंगे, तो इस इनर्शिया की वजह से इस अंडे को यहीं पे रह जाना चाहिए। और हमारी उम्मीद है कि ये जो अंडा है वो पानी के अंदर ही गिरना चाहिए। बाकी आओ एक बार चेक कर लेते हैं। 3, 2, 1। तो आई होप आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो अंडा है वो पानी के अंदर गिरा है। तो एक्चुअली प्लेट पे मैंने क्या अप्लाई की, फोर्स, और प्लेट ने फोर्स अप्लाई की उस बॉटल पे, तो अंडा यहीं कहीं रह गया। न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज देखी, डेमोन्स्ट्रेशन देखी न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में हमें दिखता कहाँ है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आप कह सकते हो, एप्लीकेशन कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो, कि ये हमें विजिबल होता है एक बस या एक व्हीकल के अंदर। देखो, आप सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। जब भी आप एक बस के अंदर होते हो और बस के अंदर खड़े होते हो तो एकदम से बस अगर चल जाए तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आप पीछे की तरफ नहीं गिरते हो, आपके लोअर बॉडी आगे की तरफ जाती है, समझाऊंगा अभी। बट ठीक है, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। और अगर आप बस में खड़े हुए हो बिना कोई हैंडल वैंडल पकड़े और बस एकदम से रुक जाए तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो। अब ये क्यों होता है? ये न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर है। इसको भी हम लोग समझेंगे एक प्रकार से अभी एक छोटे से वीडियो से, क्योंकि वहां मैं आपको लोअर बॉडी अपर बॉडी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखो तो उसमें आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये वर्ड यूज करना, या आगे जाके अभी हम इनर्शिया वर्ड यूज करेंगे, ये वर्ड यूज करने होंगे। मैं बताता हूं आपको कैसे। अब अगेन यहां पे आपको पास वाले कैमरे से दिखाता हूं। अब मान लेते हैं कि ये जो है वो बस है और ये बस के अंदर आप खड़े हुए हो।
तो आपकी बॉडी के दो हिस्से मान लेते हैं, एक है लोअर बॉडी और एक है अपर बॉडी। अब जो लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में, लेकिन अपर बॉडी यानी आपने बस का कोई ऊपर से हैंडल वगैरह नहीं पकड़ रखा है। अब अगर बस एकदम से चलेगी तो क्या होगा? अगर बस एकदम से चलेगी तो आप पीछे गिरे। एक्चुअली आप पीछे नहीं गिरे, ध्यान से देखो हुआ क्या। बस के साथ आपकी लोअर बॉडी कांटेक्ट में थी, तो जब बस गई आगे तो आप पे भी फोर्स लग गई फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी लोअर बॉडी आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और आपकी अपर बॉडी वहीं रहना चाहती है। अगर आप अपनी मुंडी पे ध्यान दें तो आपकी अपर बॉडी वहीं रहना चाहती है। तो एक्चुअली जब बस एकदम से आगे चलती है तो आप पीछे नहीं गिरते हो, आपकी लोअर बॉडी आगे जाती है, अपर बॉडी वहीं रहना चाहती है और आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, ऐसा लगता है। अब यहीं पे अगर मान लो आपने अपने आप को संभाला, अब बस चल रही है और एकदम से रुक जाए तो आप आगे गिर जाते हो। कैसे? आपकी लोअर बॉडी भी मोशन में थी, क्योंकि बस मोशन में थी तो आपकी लोअर बॉडी भी मोशन में, आपकी अपर बॉडी भी मोशन में। बस वाले भैया ने बस पे ब्रेक लगाई तो बस पे फोर्स लग गई, तो आपकी जो लोअर बॉडी थी जो बस के साथ कांटेक्ट में थी वो भी रेस्ट पे आ गई। लेकिन अपर बॉडी कह रही है नहीं जी भैया, मैं तो मोशन करूंगी, न्यूटन जी ने कहा मोशन करूंगी। एज अ रिजल्ट ये आगे की तरफ चलती रहेगी और ये आगे की तरफ गिर जाएगी। तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसके आंसर में न्यूटन जी, अभी मैं आंसर आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ लिखना बहुत जरूरी है। तो बेसिक बात यह है कि हमारी लोअर बॉडी, अपर बॉडी, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो आप समझ पाओगे कि हम आगे पीछे क्यों गिरते हैं। आपने सुना, मैंने बोला कि हम लोगों को मेजर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये वर्ड यूज करना है अपने आंसर के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि हम सडनली पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, या ऑब्वियस बात है आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं चलने या रुकने पे। अब यहाँ पे अगला आ रहा है कि जब भी ये गीले कपड़े को हमारे घरों में सुखाया जाता है तो हम उसको पहले एक झटका देते हैं। इससे क्या होता है, अब ये गीला कपड़ा, ये इस पे पानी चिपका हुआ है, आप दोनों को आराम आराम से लेके जा रहे हो, फिर आपने झटका मार के एकदम से कपड़े की डायरेक्शन को चेंज किया, बट पानी जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था कपड़े के साथ। आपने कपड़े पे फोर्स लगाई तो कपड़े ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, बट न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से पानी अपनी उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो वो अलग हो गए। अभी ऑब्वियस है सारा पानी अलग नहीं होगा, बिकॉज कुछ पानी कपड़े के साथ बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रखा है, वो सारे फैक्टर्स भी हैं, बट हाँ अलग हो जाता है। पाइल ऑफ कॉइन, अगेन अगर आप लोग ऐसे बात करो यार कि हम झेंगा खेलते हैं, झेंगा देखा होगा आपने, झेंगा लकड़ी का गेम होता है, एक पीस निकाल दो बाकी वहीं रहता है। या बचपन में आप सबने किया होगा कि आपने कैरम खेलते हुए सारे कॉइन्स को एक लाइन में लगाया होगा, फिर स्ट्राइकर को नीचे वाले से मारा होगा तो नीचे वाला निकल गया, बाकी सारे के सारे वहीं रह गए। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आप फोर्स किस पे अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो नीचे वाले कॉइन पे, बाकी सब रेस्ट पे रहना चाहते हैं और वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं। बहुत बेसिक बच्चा करता है कि एक सिक्का रखा हुआ है ग्लास पे, आपने पेपर हटा दिया तो कार्ड हटा दिया, सिक्का गिर गया। एलकेजी का बच्चा भी ये बातें मुझे लगता है जानता है। लेकिन अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सीट बेल्ट। अब गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज मान लो गाड़ी 80-100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, एकदम से वो जाके किसी से टकरा जाए या ब्रेक मारनी पड़ जाए तो क्या होगा, ब्रेक तो आपने गाड़ी पे मार दी, वही बस वाला सीन होगा, लेकिन आपकी बॉडी मोशन में थी, मोशन में रहना चाहेगी। और कभी कभार इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि लोगों का सर डैशबोर्ड पे, या कभी कभार तो लोग कांच तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, बहुत चोट लगती है। तो सीट बेल्ट आपको वहीं पे रोकने में मदद करती है। गाड़ी पे तो आपने ब्रेक लगा के फोर्स लगा दी, लेकिन बाकी सब चीजें मोशन में थी और मोशन में ही रहना चाहेंगी, जिसकी वजह से आपका सर डैशबोर्ड पे जाके लग सकता है। हेड ऑफ हैमर, अब यहां पे जैसे मेरे पास एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि जो कारपेंटर लोग होते हैं या जो मिस्त्री लोग होते हैं, वो दीवार पे जब हथौड़ा मार होता है ठक ठक ठक, तो कभी कभार ये उनका जो हैंडल है वो ढीला हो जाता है। तो मारते मारते आपने देखा हो क्या करते हैं, वो इसको या तो दीवार पे ऐसे दे के मारते हैं या फिर इसको ऐसे दे के मारते हैं। अभी जो हमने आलू वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, उस आलू वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि मैं यहाँ पे, ये आलू है, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो आलू ऊपर आ रहा है। तो एक्चुअली यहां पे भी तो ये हो रहा है कि अगर मैं इस पे ऐसे करके फोर्स लगाता हूं, ऐसे करके फोर्स लगाता हूं तो ये ढीला हो रहा है। तो मैंने क्या किया, हैमर का जो हैंडल था उसको ऐसे करके दीवार पे मारा। अब देखो ये भी मोशन में, ये भी मोशन, मोशन 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 टकराए। अब ये तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा और आगे जाएगा, आगे जाएगा तो लकड़ी में फिक्स हो जाएगा। इसको लोग कभी कभार जमीन पे ऐसे ही मारते हैं, सेम साइंस है। तो जो हेड ऑफ हैमर होता है, हेड ऑफ जो हैमर होता है, उसको फिक्स करने के लिए हम उसके हैंडल को दीवार पे मारते हैं,
हैंडल रेस्ट पे आ जाता है, हेड मोशन में था, मोशन में ही रहना चाहता है। ऐसे दुनिया जहान की और बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक एक टहनी को जोर से हिलाओ तो पत्तियां और फ्रूट अलग हो जाती हैं। लगेज, एनसीईआरटी का सवाल है, लगेज को गाड़ी के ऊपर टाइटली क्यों बांधना चाहिए? बिकॉज अगर हमें टाइटली नहीं बांधा, गाड़ी एकदम से चलेगी या रुकेगी तो लगेज जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो ये सब न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ है। और न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ को हमने एक प्रॉपर्टी के रूप में नाम दिया है और वो है इनर्शिया। आओ जरा समझते हैं सबसे पहले इनर्शिया क्या है। अगर आप कंसेप्चुअली बात करोगे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया एक ही बात है, बस फर्क ये है कि वो एक लॉ है, ये एक प्रॉपर्टी है। आओ समझे इनर्शिया क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, property of a substance due to which substance resists the change in state। यानी कि एक सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको उसकी स्टेट चेंज करने से रोकती है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इनर्शिया चाहेगा वो मोशन करता रहे। सो द पॉइंट इज कि फर्स्ट लॉ जो है उसी प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दे दिया इनर्शिया। अब इनर्शिया 3 टाइप का होता है, फिर हम समझेंगे इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मुझे लगता है नाम से पता लग रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा कि वो रेस्ट पे रहे, मोशन ना करे। और ध्यान रहे ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो वो जो चुन्नी वाला एक्सपेरिमेंट है जो भी हमने खींचा, उसमें हम लोगों ने जो ग्लासेस लिए उसमें पानी भरा ताकि उसका मास बढ़ जाए। मास बढ़ जाएगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। इमेजिन करो अगर वही चुन्नी वाला एक्सपेरिमेंट मैंने प्लास्टिक के खाली डिस्पोजेबल ग्लास से किया होता तो क्या ये करना पॉसिबल होता? उस आसान होता? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आसान होता? आंसर नहीं, मुश्किल हो जाता। बिकॉज मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। एनसीईआरटी का सवाल है, एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का, ऐसा ही कोई सवाल है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो आंसर है 5 रुपए के सिक्के का, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा। रोड पे एक गाड़ी खड़ी हुई है और एक साइकिल है, किसको धक्का मार के आप आसानी से मोशन में लेके आ सकते हो? ऑब्वियस सी बात है साइकिल को, बिकॉज गाड़ी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फिर आता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ये नाम से पता लग रहा होगा आपको, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे। और ध्यान रखिए इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ये 2 चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के तो है ही है, लेकिन ये बहुत कम टीचर आपको बताएंगे बेटा, बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ये मास के साथ साथ वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादातर टीचर्स आपको ये बताएंगे, ज्यादातर लोग आपको, टीचर्स नहीं बोलना चाहूंगा, लोग ये आपको बताएंगे कि जो इनर्शिया है वो सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मास पर डिपेंड करता है, उसका वेलोसिटी से, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है अगर आपके सामने एक साइकिल आ रही है और एक ट्रक आ रहा है सेम वेलोसिटी पे, तो ट्रक को रोकना मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। लेकिन सोचो 2 साइकिल आ रही है, लेकिन एक आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से और एक आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से, तो किसको रोकना मुश्किल होगा? 30 को ना, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने से भी इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो बढ़ता है। इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो बढ़ता है। और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और ऑब्वियस सी बात है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी डिपेंड वैसे ही करेगा जैसे बाकी इनर्शिया कर रहे हैं। तो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन को चेंज। अब आप रोड पर साइकिल जा रही है, आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो
जो मना करेगा वो कहेगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चाहेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में चले, तो आपको उसे ओवरकम करने के लिए फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनर्शिया में और फर्स्ट लॉ में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलो एक बात बताओ, क्या ऐसा कहते हैं कि न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम इनर्शिया है? एक्चुअली में स्टेटमेंट गलत है। दोनों सेम बात कहना चाह रहे हैं, बट न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ एक लॉ है और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ऑल्दो किताबें कहती हैं कि न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया कहा जाता है, बट ये स्टेटमेंट एक्चुअली में करेक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में उतनी एक्यूरेट नहीं है। ये कैमरा जूम आउट जूम इन कैसे हो गया, है ना? ये एक्यूरेट नहीं है। हमारा वो कहाँ है रिमोट? वेयर इज द रिमोट? हाँ, मुझे पता नहीं क्यों आजकल ना ऐसे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है जब मैं थोड़ा सा कैमरा जूम आउट करता हूँ, थोड़ी फील आती है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही साइकोलॉजिकल खेल है। लेकिन इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है। लेकिन न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ एक लॉ है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हमारे पास यहां तो मुझे लगता है काम हो गया इनर्शिया का। अब हमारे पास यहां पे एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। अब अभी तक इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं आया है, अब एक आने वाला है। और मोमेंटम को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको पढ़ना है न्यूटन जी का सेकेंड लॉ। न्यूटन जी का सेकेंड लॉ अगर पढ़ना है तो मोमेंटम पढ़ना बहुत जरूरी है। मोमेंटम की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है लिखा हुआ है यार, वो तो नोट्स लेके आने पड़ते हैं। मैं सच बताऊं, मेरा मन करता है कि मैं एकदम ब्लैंक पीपीटी पे पढ़ाऊं, बिकॉज ब्लैंक पीपीटी पे पढ़ाने का जो मजा है ना, सब कुछ दिल से आता है वहां पे, तो एक फील होती है। ये तो बस ऐसा है कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, वन शॉट। बट जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो कोई पीपीटी थोड़ी ना होती थी, व्हाइट बोर्ड, चौक बोर्ड, मजा आता था, एक फील आती थी। चलो खैर, मोमेंटम की दो परिभाषाएं होती हैं। पहली परिभाषा ये भी लिखी हुई है, पहली परिभाषा, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी एक बॉडी का जो मास है और एक बॉडी की जो वेलोसिटी है, उसका जो प्रोडक्ट है, इसी को हम मोमेंटम कहते हैं। और ध्यान रखना, एग्जाम में आप यही वाली परिभाषा लिख के आओगे, बिकॉज मैथमेटिकल परिभाषा यही है। यानी कि इस परिभाषा के हिसाब से मोमेंटम जो हुआ, इस परिभाषा के हिसाब से मोमेंटम हो गया किसी भी बॉडी का मास इनटू में उसी बॉडी की वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास इनटू में उसी बॉडी की वेलोसिटी। मोमेंटम को हम स्मॉल पी से शो करते हैं, ध्यान रखना, कैपिटल पी से नहीं। कैपिटल पी से प्रेशर होता है, एम से भी नहीं शो करते इसको, स्मॉल एम या कैपिटल एम भी नहीं यूज कर सकते। मोमेंटम के लिए सिंबल बनाया गया है स्मॉल पी, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, तो मोमेंटम का सिंबल अगर स्मॉल पी है तो मास के लिए आप सबको पता है एम है और वेलोसिटी के लिए वी है। तो मुबारक को, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला हमें मिलता है जो कि है मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, जो इस परिभाषा से आता है। लेकिन मोमेंटम की एक और परिभाषा भी है, इट इज द मेजर, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो इनर्शिया ऑफ मोशन को नाप देता है। मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो इनर्शिया ऑफ मोशन को नाप देता है। यानी मोमेंटम इनर्शिया ऑफ मोशन को कैलकुलेट करता है। कैसे? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, इनर्शिया ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। तो मास बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ेगा। ऐसे ही मास बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या भी बढ़ेगा? मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो मोमेंटम बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन को ही नापता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर ऐसा है तो यहां पे दो बातें करेंगे। एक तो इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे कि भैया इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, और ये एक कौन सी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से टाइम स्टैम्प बेटा, टाइम स्टैम्प। जो बच्चे नए हैं, मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे वन शॉट के दौरान, उसे कमेंट सेक्शन पे लिखना होता है ताकि कमेंट सेक्शन भी पढ़ाई वाला बन जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। वो सारे कमेंट तो ठीक है कि 2024-25 में पढ़ने वाले लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ, केमिस्ट्री के बायो के वन शॉट्स के लिए लाइक हेयर। आशु सर, अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी वन शॉट लाएं तो लाइक हेयर, 12th क्लास के वन शॉट के लिए लाइक हेयर, वो सब तो कमेंट है, अच्छे लगते हैं, पढ़ा मजा आता है पढ़ने में, वो बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाले कमेंट भी पढ़ाओ कि भैया कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प देखो वीडियो का और बताओ
कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी और ये कौन सी क्वांटिटी होगी। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर आपको मैथमेटिकली समझना हो और वैसे समझना हो तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन को नापता है, ये पावर ऑफ मोशन को नापता है कि मोशन कितना ताकतवर है। मास बढ़ेगा तो मोशन ज्यादा ताकतवर होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी ताकतवर होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई, आई होप आपने इसकी एस आई यूनिट कमेंट सेक्शन में लिख दी है। मास की होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी इसकी भी वही डायरेक्शन होगी, यानी इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सिमिलर होती है। जहां वेलोसिटी जा रही है, जहां वेलोसिटी है, जहां ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, वहीं पे मोमेंटम भी होता है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो क्या उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? अरे हाँ, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो क्या मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मास इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा? आंसर है हाँ। तो मोमेंटम सिर्फ तभी जीरो हो सकता है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि मास जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो हो नहीं सकता। एक सवाल है, एक बुलेट जिसका मास तो बड़ा कम होता है, आपको सबको पता है एक बुलेट का मास कितना होता है, 50 ग्राम, थोड़ी और भारी है तो 100 ग्राम, लेकिन क्या एक बुलेट एक इंसान की जान ले सकती है? अगर आप एक बुलेट को हाथ से फेंको, मतलब एक नॉर्मल इंसान, ऐसे आप शाओलिन वाउलिन वाले बंदे नहीं, नॉर्मल इंसान अगर एक बुलेट को हाथ से फेंकेगा तो मेरी जान नहीं ले सकता। जैसे आप बच्चे अगर बुलेट को हाथ से फेंकोगे तो जान नहीं ले सकते, शरीर के कुछ हिस्से जहां पे मार के दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जान तो नहीं ले पाओगे आप शायद। लेकिन अगर वही गोली बंदूक में डाल के मारी जाए तो क्या जान ले जा सकती है? ऑब्वियस सी बात है, सही जगह पे मारे तो बेटा जान जाएगी जाएगी। तो इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। कैसे? क्योंकि भैया जब एक बुलेट को फायर किया जाता है तो उसका मास भले ही बहुत कम होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और वेलोसिटी हाई होने की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और मोमेंटम हाई होने की वजह से वो बहुत बड़ी इंजरी पैदा कर सकता है, दिल में घुस सकता है, दिमाग में घुस सकता है, जान ले सकता है बेटा। तो बस शॉर्ट में बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी का सवाल है शायद, या ऐसा मिलता जुलता, क्योंकि स्मॉल बुलेट का मास भले ही कम हो लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है तो कह सकते हैं मोमेंटम ज्यादा है, बात एक ही है ना, यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन भी लिख सकते हो। चलो आओ एक दो सवाल करते हैं मोमेंटम के ऊपर, बहुत बेसिक बेसिक, जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, वन शॉट में हम सिर्फ कंसेप्ट करवाते हैं, क्वेश्चन हम लोग अलग से लेक्चर डालते हैं। तो मैं इसका और मोशन का लेक्चर एक साथ डालने वाला हूं, पर फिर भी बेसिक सा सवाल है। आओ देखो, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट, एक बुलेट का मोमेंटम निकालना है जिसमें आपको मास ऑफ बुलेट, बेटा सब एमसीक्यू के जमाने में लोग स्टेटमेंट्स लिखने की आदत भूलते जा रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लीज स्टेटमेंट्स आए। मास ऑफ बुलेट आपके पास 25 ग्राम है, ग्राम पसंद नहीं होगा बिकॉज ये एसआई यूनिट नहीं है, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 0.025 केजी हमारे पास मास आ गया। और यहां पे आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो आपको दे रखी है कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर मुझे निकालना हो मोमेंटम, इस हिसाब से अगर मुझे निकालना हो मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। मास है 0.025 और वेलोसिटी है मेरे पास 100, तो यहां से आ गया 2.5, यूनिट मत भूलना, केजी मीटर पर सेकेंड। सर क्या इतने आसान सवाल आएंगे पेपर में? देखो आते हैं, एक नंबर में आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, लेकिन हम बढ़िया वाले सवाल भी करेंगे, ऑब्वियस बात है, बट हाँ आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो आओ, ये वाला सवाल है, ऐसा करो, चलो वीडियो को पॉज करो प्लीज, वीडियो को पॉज करो और ये वाला सवाल खुद से बनाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, फिर आंसर मैच करते हैं, देख लो कसम है। और आंसर जब आ जाए आपका तो टाइम स्टैम्प पे लिख के आंसर दे दो।
हमें बच्चों के नाम याद हो जाते हैं जो बच्चा आंसर, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कमेंट्स को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा, मेरा पर्पस वो नहीं है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि हम जब कोई बच्चा जब कमेंट सेक्शन खोले तो देखे यार कि क्या बढ़िया कमेंट सेक्शन है। यहाँ पे सोनू मोनू चोनू ये सब नहीं हो रहा है, सोना बाबू मेरा खाना खाया, ऐसे ऐसे आप कहाँ से हो, इंस्टाग्राम आईडी दे दो, ये वाले कमेंट से बढ़िया है हम ये वाले कमेंट करें। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर दिया है। कह रहे हैं एक मास ऑफ गुड्स लॉरी, यानी कि एक ट्रक जा रहा है छोटा सा, उसका जो मास है 4000 किलो है और उसमें जो सामान भरा हुआ है वो 20,000 किलो है। हैरान नहीं होना है, ये जो लॉरी होते हैं ये अपने मास के मुकाबले काफी ज्यादा मास स्टोर करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां से मास ऑफ जो लॉरी है, यानी कि जो ट्रॉली है, एक प्रकार से ट्रक है छोटा सा, वो 4000 केजी है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं मास ऑफ गुड्स जो हमने उसके अंदर भरे हैं वो 20,000 केजी है, तो टोटल मास कितना हो गया, है ना भाई। अब भैया टोटल मास मतलब दोनों का ऐड करेंगे, आई होप आप सबने भी किया हो। तो 4000 के अंदर अगर मैं 20,000 ऐड कर देता हूं तो टोटल हमारे पास 24,000 केजी यहाँ पे मास आ जाता है। इफ द लॉरी इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ लॉरी ऑब्वियसली बात है सामान के साथ, बेटा लॉरी है ये, ऑरी नहीं है, ऑरी, ओह माय गॉड, लॉरी, वेलोसिटी ऑफ लॉरी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से हमारे पास जो मोमेंटम आ जाएगा उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास हमारे पास 24,000 आया है, वेलोसिटी हमारे पास 2 है, तो ये 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हेंस मोमेंटम ऑफ लॉरी। आई होप जब मैं ये कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं तो मुझे ये आंसर कमेंट सेक्शन में मिले, आप सबने ये आंसर किया हो। चलिए, तो यहां पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं न्यूटन जी के सेकंड लॉ की तरफ, लेकिन मैं चाहूंगा हमने जितना भी पढ़ लिया एक बार उसको रिवाइज करें, फिर न्यूटन जी के सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज कर लो एक बार और इन सब चीजों को बैक जाके रिवाइज कर लो जल्दी से। हाँ भाई चलो, अब हम न्यूटन जी के सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन जी के सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और सबसे ज्यादा बच्चा इसी लॉ में फंसता है। ध्यान सुनना, न्यूटन जी का सेकेंड लॉ क्या कहता है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आपके पास एक गाड़ी है, यहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, अगर आपको इस गाड़ी का मोमेंटम चेंज करना है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर आपको इस गाड़ी का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको क्या चेंज करना है, आप इसका मास, तो यार किसी का मास थोड़ी ना चेंज कर सकते हो आप, सर उसमें लोग बैठा दो, तो गाड़ी का मास तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो ओवरऑल मास ऐड हुआ। आप तोड़ के हैंडल वैंडल अलग कर दो, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो गाड़ी का मोमेंटम चेंज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको इसकी वेलोसिटी को चेंज करना होगा। और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, तो बड़ा सिंपल है, आपको इस पे फोर्स अप्लाई करनी होगी। अगर आपको इस गाड़ी का मोमेंटम चेंज करना है, अगर आपको इस गाड़ी का मोमेंटम चेंज करना है तो इस पे क्या अप्लाई करनी होगी, फोर्स अप्लाई करनी होगी। अब क्या यह बात कहना सही है कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ट्रू है, ट्रू है। लेकिन क्या यह भी कहना सही है कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम उतना ज्यादा और जल्दी चेंज होगा, जल्दी भी चेंज होगा और ज्यादा भी चेंज होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि एक गाड़ी है भैया, उस गाड़ी की वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर है रेस्ट पे, और आपने उसको 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। एक और गाड़ी है भैया, वो भी 0 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, लेकिन ये वाली गाड़ी अगर ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल इंजन है, इसका इंजन अगर ज्यादा फोर्स, ज्यादा टॉर्क लगा पा रहा है, तो ये गाड़ी 0 से 60 जल्दी जाएगी, लेट से 1 सेकेंड या लेट से 2 सेकेंड या लेट से 5 सेकेंड। लेकिन वहीं पे अगर ये गाड़ी का इंजन कम ताकतवर है तो ये भी जा तो पाएगी 0 से 60, लेकिन कहीं ना कहीं मान लो इसको 10 सेकेंड लग जाएंगे। द ओनली पॉइंट इज कि फोर्स ज्यादा लगाने से मोमेंटम तो ज्यादा चेंज होता है लेकिन जल्दी भी चेंज होता है। और देखा जाए तो यही हमारा न्यूटन जी का सेकेंड लॉ भी है। न्यूटन जी का सेकेंड लॉ कहता है कि जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ही आपका रेट ऑफ चेंज
ऑफ मोमेंटम होगा। यानी जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई, रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। फिजिक्स में रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे, चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा होगा कम से कम समय में। यानी कम से कम समय में मोमेंटम में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं इसको डीकोड करूं तो फोर्स जो है, अगर मैं इसको डीकोड करूं तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। ध्यान से देखना क्योंकि हम यहां पे एक नया फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। फोर्स की जगह ऐसा करते हैं, एफ लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो यहां मेरे पास आ गया v माइनस यू, अरे v माइनस यू अपॉन में टाइम। क्या इसे पहचानते हो आप? v माइनस यू अपॉन टाइम को पहचानते हो? बिल्कुल, ये हमारे लिए है भैया एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। बस फर्क ये है कि यहां पे अभी प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं। अभी हमें प्रोपोर्शनल का साइन को हटा के यहां पे इक्वल लगाना है। अब आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं, कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें यहां पे एक कांस्टेंट लगाना होता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, 1/2, 3/2, 3.3, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब न्यूटन जी ने इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ध्यान देना है, ये जो कांस्टेंट आया ये लगभग 1 आया। अब अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई तो बच्चों मुबारक हो, फोर्स का अगर बेटा कांस्टेंट ही 1 आ चुका है, के की वैल्यू ही 1 आ चुकी है, ये कुछ भी वैल्यू आ सकती थी। मान लो अगर ये 2 आती तो फॉर्मूला हो जाता 2ma। मान लो ये वैल्यू 5 आ जाती तो फॉर्मूला हो जाता 5ma। मान लो ये वैल्यू आती 3.3 तो 3.3ma। कोई भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन न्यूटन जी ने जब कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 1 ही आई। अब 1 का मतलब तो 1 होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों मुबारक हो, हमारे पास आ जाता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। दोबारा समझते हैं, हमने अभी लॉ को ढंग से समझा भी नहीं है, ना ही उसकी एप्लीकेशन को समझा, ना ही उसके ऊपर कोई एक्टिविटी देखी है। न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतने कम समय में। यानी चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टाइम के इनवर्सली है। ये दो बातें हैं, ध्यान सुनना, एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे। यानी ये कह रहा है जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाओगे चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा होगा और उतने कम समय में होगा। आओ जरा इसको समझते हैं। मैथ्स कहती है कि अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, है ना। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आओ अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में समझते हैं, तब जाके आप इस लॉ को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है। अरे अरे अरे, इसकी एप्लीकेशन कहां गई? इसकी एप्लीकेशन गायब हो गई क्या? इसकी एप्लीकेशन कहां गई? इसके एप्लीकेशन चलो हाथ से लिख लेते हैं, ये तो थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है, यहां से गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, आओ इसको समझते हैं, हम कौन सा आती नहीं है। चलो आओ बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। सारी एप्लीकेशन किस चीज पे बेस्ड है?
कि अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। मोमेंटम को चेंज करने में अगर टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो जाएगी और अगर टाइम कम है तो फोर्स बढ़ जाएगी। चलो, सबसे पहली एप्लीकेशन है जो फील्डर्स होते हैं एंड कीपर्स होते हैं, कीपर्स मूव देयर हैंड्स बैकवर्ड while catching a ball, while catching a ball। समझो भाई, आप सबने बच्चों धोनी जी को, थाला फॉर अ रीजन, या कोई भी और विकेट कीपर को, कार्तिक जी को, किसी को भी देखा होगा, जब कोई फास्ट बॉलर बॉल फेंक रहा होता है और वो बैट पर टच भी नहीं होती है, तो जब भी विकेट कीपर बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे ले जाते हैं। अब हाथ को पीछे ले जाने का क्या मकसद है? शॉर्ट में अगर लिखूं, हाथ को पीछे ले जाने से टाइम जो है वो बढ़ जाता है। कैसे? देखो, अगर विकेट कीपर बॉल को ऐसे पकड़ लेते तो मोमेंटम, बॉल एक सर्टेन मोमेंटम से आ रही है, मास इनटू वेलोसिटी, जैसे वो पकड़ेंगे मोमेंटम जीरो हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम तो होगा ही, चेंज इन मोमेंटम तो होगा ही, लेकिन हाथ को पीछे ले जाने से टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं धोनी जी की तरफ बॉल आ रही थी 100 kg मीटर पर सेकेंड से, यानी कि 100 के मोमेंटम से। धोनी जी ने बॉल को रोक दिया तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम हो गया जीरो। अब अगर धोनी जी बिना हाथ पीछे ले जाए बॉल को पकड़ते और सीधा ऐसे पकड़ लेते, तो मान लेते हैं 0.1 में पकड़ते, 0.1 सेकेंड में, तो 100 अपॉन में 0.1, 100 अपॉन में 0.1 कितना होता है भैया? 1000 होता है। तो धोनी जी को जो फोर्स झेलनी पड़ती लगभग 1000 न्यूटन होती। लेकिन वहीं पे अगर धोनी जी जो सेम बॉल आ रही थी, अब अगर उसको हाथ पीछे ले जाके पकड़ेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा 0.1 से 0.2, 0.3, 0.4 कुछ तो हो जाएगा, मान लो 0.4 हो जाएगा। अब अगर 0.4 हो जाएगा तो भैया यहां पे अगर आप देखेंगे तो आंसर 250 आ जाएगा। यानी फोर्स जो पहले 1000 न्यूटन लग रही थी, अब वो 250 न्यूटन लगेगी सिर्फ हाथ पीछे करने से, क्योंकि हाथ पीछे करने से टाइम बढ़ गया, टाइम के बढ़ने से फोर्स कम हो गई। तो भैया ध्यान रखना है कि विकेट कीपर चाहे फील्डर हो, अगर उनके पास मौका है, अब आप सोच रहे हो यार अगर कैच ही ऐसी आ रही है, हाथ पीछे ले जाने का ऑप्शन नहीं है, अलग बात है, वो फिर दर्द सहन करेंगे। बट फील्डर्स एंड कीपर्स अपना हाथ पीछे मूव करते से टाइम बढ़ जाता है। टाइम के बढ़ने पे फोर्स जो है उनके हाथ पे वो काफी कम लगती है। इसकी सेकेंड एप्लीकेशन आती है लॉन्ग जंप या हाई जंप करने वाले जो हमारे एथलीट्स हैं। लॉन्ग जंपर्स एंड हाई जंपर्स और एनी अदर स्पोर्ट यार, एंड हाई जंपर्स are provided with cushion और सैंड, है ना भाई? उन्हें कुशन दिया जाता है या सैंड दिया जाता है। जैसे आपको सबको पता है अभी ओलंपिक्स भी चल रहे थे लास्ट पास्ट में, तो जब कोई डंडा मार के ऐसे लॉन्ग जंप करता है तो नीचे गद्दा दिया जाता है। अगर गद्दा ना लगाओ, मार्बल का फ्लोर हो, तो क्या होगा? क्या उन्हें चोट लगेगी? ऑब्वियस सी बात है। जो लॉन्ग जंप करते हैं, अगेन लॉन्ग जंप में भी आगे मिट्टी दी जाती है। क्यों दी जाती है? अगर वो मार्बल पे गिरेंगे तो क्या चोट लगी? आओ जरा समझे, इसको एनालाइज करते हैं। मान लो कि बंदा लॉन्ग जंप या हाई जंप करता है और सीधा मार्बल पे आके गिरता है, तो जैसे ही अब वो आ रहा है, अगेन मान लो 200 के मोमेंटम से आ रहा है और जैसे टकराया उसका मोमेंटम जीरो हो गया। अब क्योंकि मार्बल पर टकराया तो गिरते ही रुक गया। अब गिरते ही रुका तो 0.1 में रुक गया, तो 2000 की फोर्स लगी। लेकिन वहीं पे अगर वो आ रहा होता लेकिन वो गद्दे पे गिरता, तो जब वो गद्दे पे गिरता तो गद्दा तो दबता है, धीरे धीरे उसका मोमेंटम कम होता है। लेट्स से 0.4 मान लेते हैं। तो भैया इस केस में 2000/4 हो जाता, विच इज 500 न्यूटन। यानी जो पहले फोर्स 2000 लग रही थी, अब वो 500 न्यूटन लगी। द पॉइंट है इसकी फोर्स कम हो जाएगी अगर गद्दा या मिट्टी दी जाएगी तो। ट्रैम्पोलिन पार्क्स में भी तो यही होता है। मैंने एक बार एक शो देखा था, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में इस वाले फ्लोर पे आग लग जाती है, तो यहां पर कोई बंदा फंस जाता है,
फायर फाइटर भी वहीं कहीं होता है, तो फायर फाइटर उसको बोलता है कि भाई देख सीढ़ी से जा नहीं सकते, लिफ्ट तो ऑब्वियस सी बात है बंद पड़ी है, तो यहाँ से कूदना पड़ेगा। और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो यहाँ से सीढ़ी लेके जाए, कुछ तो पंगा था। तो इस फायर फाइटर ने कहा इस बंदे को कि भैया नीचे कूदते हैं, नीचे भाई साहब गद्दे पड़े में, कुशन पड़े में, टेंशन मत ले। वो बंदा नहीं माना। तो फायर फाइटर ने उसको उठाया गोदी में और खिड़की से उसके साथ ही कूद गया नीचे। और नीचे भाई साहब गद्दे थे बड़े मोटे मोटे हवा से भरे हुए, जैसे आप शादियों में जाओ मिक्की माउस वाले झूले होते हैं ना, हाँ समझ गए, वही वाले झूले प्रकार से नीचे बड़े बड़े कुशन लगे हुए थे। तो जैसे अगर मान लो कुशन ना होते तो मर जाते, लेकिन यहां पे कुशन थे, तो जैसे वो गिरे दबे दबे दबे, तो सांस देखो, अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया, तो फोर्स कम हो जाएगी, इतना समझना है। एंड अगेन तीसरी एप्लीकेशन में हमारे पास आता है कि इसमें क्या होता है, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में सैंड और कुशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर से यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहां पे भी टाइम बढ़ जाता है, जिससे कि फोर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी एप्लीकेशन पे अगर हम लोग आए तो सीट बेल्ट्स। अब आप कहोगे सर सीट बेल्ट्स तो फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन थी, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि सीट बेल्ट आपको आगे आने से रोकती हैं, बट एक्चुअली में वो आपको आगे आने से एकदम नहीं रोकती हैं, वो आपको धीरे धीरे आगे लाती हैं। अगर एकदम से रोक देंगी तो एकदम से आपका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो सीट बेल्ट आपकी पसलियां, रिब केज की हड्डियां भी तोड़ सकती हैं बेटा। तो सीट बेल्ट को इस तरीके से डिजाइन किया था कि जब आप आगे आते हो तब आपको एकदम से वहां नहीं रोकता है, धीरे धीरे आगे लेके आता है। तो सीट बेल्ट ग्रेजुअली अलाउ पर्सन टू मूव फॉरवर्ड, बहुत हल्के हल्के से आने देती हैं, एक लेवल पे आके तो ब्लॉक ही कर देती हैं, है ना। अगर आप सीट आप ना अपनी गाड़ी पे बैठना, अगर आज का अपना ऑब्जर्व ना किया हो, गाड़ी पे बैठना और सीट बेल्ट लगाना, ठीक है, सीट बेल्ट लगाओगे ना और धीरे धीरे आगे आना, धीरे धीरे आगे आना, धीरे धीरे आगे आना, धीरे धीरे आगे आना। जब आप धीरे धीरे आगे आओगे ना, आप क्या नोटिस करोगे कि वो आपको आगे अलाउ करेगी। अब क्या करना, वापस पीछे जाना और एकदम से आगे आना। जिसने नोटिस किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एकदम से आगे आना। एकदम से आगे आओगे तो वो आपको 2-4 सेंटीमीटर आगे आने देगी, फिर ब्लॉक कर देगी। अगेन वो आपको ग्रेजुअली आगे आने देती है, जिससे कि अगेन टाइम बढ़ जाता है, और टाइम के बढ़ने से फोर्स जो है वो कम हो जाती है। समझ गए। अब न्यूटन जी के सेकेंड लॉ को समझने के लिए आओ यहां पे हम कुछ चीजें देखें। अगेन सब में वही होने वाला है कि टाइम जो है वो बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। आप पहले चेक करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये कील है, अब कील को हम इस लकड़ी पे अगर ठोकेंगे तो कील तो ऑब्वियसली बात है ठुक जाएगी। लेकिन अगर मैं ये फोम को, जो कि एक गद्दा है एक प्रकार से जो लॉन्ग जंप और हाई जंप वाले लोगों को दिया जाता है, अगर इस गद्दे पे रख के मैं इस कील को ठोकूं तो क्या होगा। कील कहाँ गई भाई हमारी, ये रही। अब अगर मैं इसी पे इसको रख के यहाँ ठोकता हूँ तो क्या मैं पहले की तरह इस कील को ठोक पा रहा हूँ? तो आंसर है नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कील ठोकना। एक तो अब अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं पहले हथौड़ा मार रहा था तो ये हथौड़ा मारने पे जो नीचे का फ्लोर है वो सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, बट ये कंप्रेस हो रहा है, ये सॉलिड था, तो मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। लेकिन जब मैंने इस पे लगा के मारा तो ये नीचे का हिस्सा दब रहा है, ये दब रहा है, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होने में टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाती है। जैसे लॉन्ग जंप और हाई जंप के केस में फोर्स जो है वो कम हो जाती है। अब ये गद्दा समझ लो ना, कोई आ रहा है एथलीट आ रहा है छलांग मारी और वो ऐसे अंदर की तरफ दब गया, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अब ये अंडा है, अंडे को मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ से छोड़ूंगा, इस पे गिरूंगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये टूट ही जाएगा। क्यों टूट जाएगा? बिकॉज जब अंडा इस पे गिरेगा तो अगेन ये सरफेस हार्ड है, सॉलिड है। लेकिन अगर मैं इस अंडे को इस फोम पे गिरता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है फोम पे गिरने पे नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा है फोम पे गिरने से? इसलिए नहीं टूट रहा बिकॉज जब ये अंडा इस पे जा रहा है तो ये एकदम से इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, ये दब रहा है। टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी। मिक्की माउस वाला झूला शादियों में लगा होता है, बच्चे कहाँ से छलांग मार रहे होते हैं लेकिन उनको चोट नहीं लगती, क्योंकि वो मिक्की माउस का झूला यही तो काम करता है, दबता है तो टाइम बढ़ जाता है, तो फोर्स कम हो जाती है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने जो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला डिराइव किया है, हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला आया है, मेरा यकीन मानिएगा अगर इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर अगर लेट अस सपोज 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से लगभग 45 क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए अभी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जीवन में आगे जाके भी बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। सबसे पहले मैं आपको फिर बोलूंगा कि हम लोग अगला लेक्चर डालेंगे मोशन और लॉज ऑफ मोशन के इकट्ठे क्वेश्चंस का, बट क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर एक दो सवाल मैं आपको ओरल करवाता हूं। जैसे कि एक तो सीधा सीधा सवाल आते हैं, बहुत सीधा सीधा सवाल कि ये गाड़ी है जिसका मास आपको दे रखा है लेट से 1000 किलो और वो चल रही है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एमसीक्यू में एक आध सवाल आ जाएगा, तो फोर्स निकालो। बहुत बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं ऐसे सवाल। तो मास इनटू में एक्सेलरेशन फॉर्मूला हो गया, तो मास हमारे पास हो गया 1000, एक्सेलरेशन हो गया 2, तो हमारे पास आ गया 2000 न्यूटन, क्योंकि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या है भैया, न्यूटन है। आओ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि फोर्स की एसआई यूनिट वगैरह क्या है। सुनो, देखो अगर मैं यहां से बात करूं इसकी एसआई यूनिट के बारे में, तो मास की क्या यूनिट होती है भैया, केजी होती है, केजी। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग मोशन चैप्टर से जानते आ रहे हैं, तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात तो, लेकिन एक बहुत महान साइंटिस्ट जिनके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है वो है न्यूटन जी। उनको ऑनर, उनको इज्जत देने के लिए हमने फोर्स की एसआई यूनिट को न्यूटन भी रखा है। और जब भी कोई यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन के लिए हमारे पास आ गया कैपिटल एन। तो कई बार किताबें पूछ लेती हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कब पैदा होगी, 1 न्यूटन की फोर्स कब पैदा होगी। तो क्या बोल सकते हो, क्योंकि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो क्या मैं 1 न्यूटन की फोर्स बोल सकता हूं, व्हेन 1 केजी ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन 1 kg of object is moving with acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 1 किलो का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो उसकी जो फोर्स हो जाएगी वो 1 न्यूटन हो जाएगी। यानी कि 1 न्यूटन आ जाएगा जब 1 किलो का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा हो। तो 1 न्यूटन कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। 1 न्यूटन एक बहुत छोटी सी फोर्स है। आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में समझाऊंगा मैं कि जब मैं इस फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं तो मैं इस पे लगभग 750-800 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। मेरे खड़े होने से लगभग मान लो 800 न्यूटन की फोर्स इस जमीन पे लग रही है। तो 1 न्यूटन एक बहुत छोटी सी फोर्स होती है, लेकिन मैथमेटिकली बात करें तो 1 न्यूटन कब आएगा, जब 1 किलो का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा होगा। मान लो 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है और 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, चिल्ला चिल्ला के मोशन चैप्टर में भी बात की थी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पैदाइशी वेक्टर है भैया। बिना डायरेक्शन के फोर्स की पढ़ाई इनकम्प्लीट है, इम्पॉसिबल है। तो ये एक कौन सी क्वांटिटी भी है, वेक्टर। तो बेसिक सवाल तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन कभी कभार इनडायरेक्ट सवाल भी आते हैं। ग्राफ बना रखा होता है वेलोसिटी टाइम का, हम करेंगे ऐसे सवाल। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से पहले आप क्या निकालते हो, एक्सेलरेशन, उसके बाद मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आती है। तो इनडायरेक्ट सवाल भी होते हैं। कभी कभार ऐसे इनडायरेक्ट सवाल भी मिलेंगे कि ये गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, उसने अपने वेलोसिटी को कर लिया 40 मीटर पर सेकेंड, और ये सारा काम लेट से उसने किया 5 सेकेंड्स के अंदर। अगर गाड़ी का मास या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास 100 किलो है तो आपको फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। ऐसे इनडायरेक्ट सवाल है। तो यहाँ पे मोशन चैप्टर भी लगेगा और लॉज ऑफ मोशन भी लगेगा। मोशन चैप्टर कैसे लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो पहले आपको यहाँ पे इन 3 चीजों की मदद से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t होता है, या फिर मैं चाहूं तो लगा सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, वो भी कर सकते हैं। बट यहां पे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी थी 20, और टाइम लगा हमारे पास यहां पे 5। तो यहीं पे अगर मैं सॉल्व कर लूं तो यह आ गया 20 डिवाइड बाय 5 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास अभी एक्सेलरेशन आया है। अब अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब F इज इक्वल टू ma के हिसाब से मास हमारे पास आ गया 100, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 4, मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हमारे पास आ गई 400 न्यूटन। बहुत बेसिक सी यहां पे फोर्स आ गई। तो इनडायरेक्ट सवाल भी है, डायरेक्ट तो है एमसीक्यू में एक आध नंबर के, इनडायरेक्ट सवाल भी है और कुछ कुछ सवाल तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। बड़े प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में और जल्दी लेके आऊंगा, है ना, जल्दी लेके आऊंगा, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है जी, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन जी के कौन कौन से लॉ हमने पढ़े, फर्स्ट लॉ और न्यूटन जी का सेकेंड लॉ, बीच में मोमेंटम भी कहीं ना कहीं आया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे पर्सनल फेवरेट या बहुत सारे बच्चों के पर्सनल फेवरेट लॉ के बारे में, जिस जो है न्यूटन जी का थर्ड लॉ। रिमाइंडर, इस लॉ के बाद एक टॉपिक और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नई वाली एनसीईआरटी में आप देखोगे डिलीट हो चुका है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी मिलेगा। आपके स्कूल में कराया है तो मैंने आपको बताया है, आप जाओ सर्च करो लॉज ऑफ मोशन आशु सर, या सिर्फ लॉज ऑफ मोशन 11th फिजिक्स पे लिख दोगे तो टॉप पे लेक्चर आ जाएगा मेरा, वहां पे मैंने करा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। सेम है एग्जैक्टली 11th और 9th में एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चंस भी कराए हैं वहां पे, वो भी आप देख सकते हो, बट अभी सिलेबस में वो हमारे नहीं है। न्यूटन जी का थर्ड लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ये लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि ये कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी अगर मैं इस टेबल को धक्का मार रहा हूं या अगर मैं इस बोर्ड को धक्का मार रहा हूं 5 न्यूटन से, तो यह बोर्ड भी मुझे धक्का मार रहा होगा 5 न्यूटन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं बॉल को दीवार पे मारता हूं और दीवार बॉल पे जाकर टकराती है और फोर्स अप्लाई करती है लेट से 100 न्यूटन की, तो जो दीवार है वो भी बॉल पे फोर्स लगाएगी 100 न्यूटन की बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसकी बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है, मेरा पर्सनल फेवरेट लॉ है और मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स का भी ये पर्सनल फेवरेट लॉ है। ऑल्दो आप 11th में पढ़ोगे कि इन तीनों लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन लॉ एक्चुअली में सेकंड है, वो आप 11th में पढ़ोगे। बट अगर ये मास m1 है लेट से हमारे पास और ये हमारे पास मास m2 है ना भाई, दोनों मास हमारे पास अलग अलग हैं लेट से, और m1 वाले मास ने इसके ऊपर लेट से एक फोर्स अप्लाई करी, F1 फोर्स। तो अगर M1 वाला मास इसके ऊपर F1 फोर्स लगाएगा तो M2 वाला मास भी इसके ऊपर एक और फोर्स लगाएगा जिसको हम कह सकते हैं F2 लेट से। तो न्यूटन जी का थर्ड लॉ कहता है कि अगर इसने इस पे F1 फोर्स लगाई है और इसने इस पे F2 फोर्स लगाई है तो ये दोनों फोर्स पहली बात तो इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट दिखाने के लिए हम वेक्टर्स के आगे माइनस लगा देते हैं। यानी अगर इस पे ये फोर्स लगा रहा है लेट अस सपोज 10 न्यूटन की, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के हिसाब से ये भी इस पे फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन की। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है, ये बात समझनी। तो यहां पे देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। जो भी एक्शन आप करते हो उसका हमेशा एक रिएक्शन मिलता है, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। इसकी आसान भाषा क्या है जो किताबें लिखती हैं, इसकी आसान भाषा ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. यानी हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। इसको अगर आसान शब्दों में ट्रांसलेट करना हो तो हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट applies certain force on another object, then that object applies equal and
opposite force, equal and opposite force on first object, equal and opposite force on first object. अगर एक ऑब्जेक्ट आप लेट्स से आप वो ऑब्जेक्ट हो, अगर आप किसी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। सबसे पहले यहां पे इसके बारे में कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके बड़े बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, बड़े फनी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। आओ जरा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। जब आप चलते हो, एक्चुअली में जब आप चलते हो तब भी आप न्यूटन जी के थर्ड लॉ को लगा रहे हो। कैसे? चलो मैंने आपको एक काम करता हूं, आप घर में बैठे हो सब, प्लीज जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ करना, ठीक है? क्या करो आप, आई होप एक टेबल पे बैठे हैं, और टेबल पे आप एक चेयर पे बैठे होंगे। अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो बैठने की पोजीशन में आ जाओ, जैसे बैठते हैं चेयर पे या बेड पे या कहीं पे भी, ठीक है? अपने हाथ आगे रख लो, ऐसे करके रख लिया, ईमानदारी की बात है। और अपने पैर जमीन से ऊपर कर लो, जमीन से ऊपर कर लो, हवा में रख लो पैर और हाथ ऐसे, लेकिन बैठे रहो। अब हवा में पैर रख के और हाथ रख के खड़े होके दिखाओ, तो आंसर है इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते आप। तो हम खड़े कैसे होते हैं? जब हमें खड़ा होना होता है तो एक्चुअली में हम अपने पैरों से फोर्स नीचे, हम जमीन को धकेलते हैं नीचे। अब आप जमीन पे पैर रख के खड़े हो तो एक्चुअली में बड़ी कमाल की बात यह है कि हम जमीन को नीचे धकेल रहे हैं, बट जमीन तो जाती नहीं है नीचे, उसका तो मास बहुत बड़ा है, वो तो कनेक्टेड है। बट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने लगाया एक्शन, आपको उसने दिया रिएक्शन, जिसकी वजह से आप खड़े हो गए। सेम साइंस जंपिंग में भी लगती है, जंपिंग, और सेम साइंस चलने में भी लगती है। यानी न्यूटन जी के थर्ड लॉ के बगैर आप चल भी नहीं सकते। चलना क्या है? कॉन्फिडेंस। देखो चलते वक्त हम क्या करते हैं, हम अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अब जमीन तो पीछे जाएगी नहीं, मास बहुत कम है और मास बहुत ज्यादा है उसका। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ चले जाते हो, जिसकी वजह से आप पे आगे की तरफ एक फोर्स लगती है। एवरी, जैसे आप मान लो चलना चाहते हो तो आपने पीछे की तरफ क्या लगाया? एक्शन। उसने आप पे आगे तरफ क्या लगा दिया? रिएक्शन, जिसकी वजह से आप आगे चल पड़े। तो चलना, दौड़ना, खड़े होना, ये सब न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ है। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अगर आपने अपने हाथ से कभी कोई गन चलाई है, कोई भी गन, मतलब खिलौने वाली बेटा, ऑब्वियस सी बात है, या कभी आपने किसी को असली गन चलाते हुए वीडियोस में देखा है या देखा ऐसे देखा है, तो आपको पता होगा कि पीछे की तरफ एक झटका लगता है। या दिवाली मेलों में जाके, दशहरे मेले में जाके वो बैलून वाली गन जिसमें बैलून फोड़ते हैं वो चलाइए, तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है। कैसे? जो गन होती है वो बुलेट पे आगे की तरफ एक क्या अप्लाई करती है? फोर्स। तो वो हो गया एक्शन। वो क्या हो गया? एक्शन हो गया। वो क्या हो गया? एक्शन हो गया। जैसे ये मेरे पास गन है, अब गन के अंदर बुलेट है, तो गन ने बुलेट पे आगे लगाया एक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और बुलेट ने गन पे पीछे की तरफ लगाया रिएक्शन। तो अब गन का मास ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन, उसका मूवमेंट कम हुआ, पर हुआ, और आपको झटका लगा। इसलिए गन्स को हमेशा हैवी बनाया जाता है ताकि पीछे वो कम से कम आए, क्योंकि जो उन पे फोर्स लग रही है उससे उनका एक्सेलरेशन कम हो जाए। बोट पे चलना, रॉकेट का लॉन्च होना, है ना, प्रोपल्शन ऑफ बोट। अब बोट पे अगर आप बैठे हो तो अलग अलग प्रकार की बोट होती है। एक है चप्पू वाली बोट में क्या होता है? आप चप्पू से पानी को धकेलते हो पीछे, पानी जाता है पीछे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पानी आपको धकेलता है आगे। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। मोटर बोट है, पीछे मोटर लगी हुई है, पंखा घूमता है, पंखा पानी को धकेलता है पीछे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको पीछे जाना है तो आपको चप्पू से पानी धकेलना पड़ेगा आगे, पानी आगे जाएगा, आप पीछे जाओगे। रॉकेट लॉन्च कैसे होते हैं? रॉकेट भी तो ऐसे लॉन्च होते हैं। रॉकेट लॉन्च क्या है? रॉकेट में क्या है भैया? रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो पीछे की तरफ धुआं, कंबंशन फेंकता है, तो ये हो गया एक्शन। एंड अब ये एटमॉस्फेयर, आसपास के एटमॉस्फेयर को धकेलता है पीछे, तो एटमॉस्फेयर इसको आगे धकेलता है। चाहे वो दिवाली वाला रॉकेट कह लो, चाहे आप स्पेस में जाने वाला रॉकेट कह लो। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आए, बट एनसीईआरटी का भी ये सवाल है, अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट होते हैं तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सर अभी आपने चैप्टर के शुरू में बताया था बैलेंस्ड फोर्स में, अगर यहां पे 50 न्यूटन लग रहा है और यहां पे भी 50 न्यूटन लग रहा है तो कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, लेकिन
यहां पे भी तो अगर इसने लगाया 10 तो इसने लगाया 10 और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल क्यों नहीं हो रहे? कैंसिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। अगर आप पैरों में स्केट्स पहन लो और आपका दोस्त भी पैरों में स्केट्स पहन ले और आप उसे धकेलो, वो आपको नहीं धकेल रहा, आप उसे धकेल रहे हो, तो वो तो पीछे जाएगा ही, बट आप भी पीछे जाओगे ना, इमेजिन कर सकते हो ना। क्योंकि अब यहां पे दोनों ही मूव हुए, फोर्स कैंसिल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। फोर्स कैंसिल तब होती जब एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही होती। तो आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देन व्हाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करके चल लिख लेना। देन व्हाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। तो आंसर है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस exert on two different objects but not on a single body, hence do not cancel out each other। बहुत शॉर्ट में लिखा आंसर, डन है। और सबसे पहले न्यूटन जी के थर्ड लॉ के ऊपर कुछ एप्लीकेशन, कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं जल्दी से। न्यूटन जी के थर्ड लॉ को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये मेरे पास एक ब्लोअर है, जैसे मैं इस ब्लोअर को ऑन करूंगा और छोड़ूंगा, पीछे हवा मारेगा तो एक्शन, और देखो रीमा मैम आगे जा रही हैं तो रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पीछे की तरफ आपको देखा आपने कि वो एक्शन लगा, और एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पीछे की तरफ एक्शन था, आगे की तरफ हमें रिएक्शन मिला। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। इसी प्रिंसिपल पे बेसिकली रॉकेट्स वगैरह भी लॉन्च होते हैं। पीछे की तरफ एक्शन लगाता है, आगे की तरफ रिएक्शन लगता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बार और देखो, पीछे की तरफ एक्शन होगा और आगे की तरफ रिएक्शन। ये देखो, पीछे की तरफ एक्शन, आगे की तरफ रिएक्शन। हाँ यार, तो एक्चुअली में अब यहाँ पे है क्या कि मेरे हाथ में एक बैलून है, आपको पता है जहाँ पे मैंने इसको पकड़ा हुआ है यहाँ से हवा निकलेगी, तो पीछे की तरफ हो गया हमारे पास एक्शन। और अगर मैं देखो, मैंने ऊपर क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक चालाकी कर दी है कि मैंने बैलून को एक स्ट्रॉ से बांध दिया है। अभी आप सबने बचपन में किया होगा कि अगर आप इस बैलून को छोड़ते हो तो ये रैंडमली कहीं पे भी चला जाता है, लेकिन अब मैंने क्योंकि इसको स्ट्रॉ से बांध दिया है तो अब ये कहीं पे भी नहीं जा सकता, और टेप से बांध दिए। अब अगर पीछे लगेगा एक्शन तो आगे लगेगा रिएक्शन, तो इसको आगे जाना होगा। बाकी देखते हैं क्या ये हमारे मंजिल तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो 3, 2, 1 पे मैं इसको छोड़ूंगा और पीछे की तरफ एक्शन और आगे की तरफ रिएक्शन, और न्यूटन जी का थर्ड लॉ इससे साबित होगा। तो 3, 2, 1। ओ माय गॉड, तो हमारी मंजिल तक ये पहुंच चुका है। बॉब मार्ले को छोड़िए, पीछे की तरफ एक्शन लगा और आगे की तरफ रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और हमारा जो बैलून है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। आई होप न्यूटन जी का थर्ड लॉ भी आपको क्लियर हो गया। ये चैप्टर या फिजिक्स का कोई भी चैप्टर या एक्चुअली हमारी साइंस का कोई भी चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स के बगैर अधूरा है। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपको बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर छोड़िएगा, इससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलती है। एंड सेकेंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगला यहाँ पे क्या चाहिए, कि आपको मोशन और लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए, या फिर आपको एक नया अगला चैप्टर चाहिए जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड हो गया, तो अगला चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन ही आएगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अगला क्या चाहिए। मेरे हिसाब से हमें लॉज ऑफ मोशन और मोशन के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करने चाहिए, बहुत बेहतर। बाकी आप लोग बताइएगा और मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।